चैप्टर नंबर 4 एसएसटी क्लास 8 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। वेरी शॉर्ट वीडियो है, नोट्स के साथ आज हम इसे पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर टेक ओवर करती है, अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम को इम्पोज करती है। इसमें मेन पावर कौन कौन सी है? पोर्तुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन भी कई जगहों पर अपना कॉलोनी बनाती है। काबल उतनी बड़ी पावर वो नहीं है। कोलोनाइजेशन से पहले इंडिया जो है वर्ल्ड की 1/4 जीडीपी का शेयर होल्डर हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिश रूल के बाद इमेंस हार्डशिप हुई, फेमाइन्स आई और इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन की वजह से इंडिया की जीडीपी गिर के सिर्फ 5% पे आ जाती है। 25% से 5 to 7% के अराउंड इंडिया की जीडीपी आ जाती है। बात करते हैं, एक टाइमलाइन है, आपकी बुक की है ये। इसमें आपको 1498 से 1857 तक का टाइम आपको दिखेगा, जिसमें हमारे वास्को डी गामा के अराइवल से ब्रिटिश राज के चालू होने तक के बारे में हम बात करेंगे। 1858, ठीक। एज ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसकी डेफिनेशन क्या है हमने अभी पढ़ी रखी है। हिस्ट्री क्या है? ये 15th सेंचुरी से बिगिन होता है, जब से यूरोप का एक्सपेंशन, ठीक। फिर बात करते हैं इसके मोटिवेशंस की। तो इसके 4 टाइप ऑफ मोटिवेशन हम देख पाते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और साइंटिफिक। पॉलिटिकल क्या था? ग्लोबल इन्फ्लुएंस को लेना, मतलब ग्लोबली हम कंपटीशन था अपना आपस में, ब्रिटेन का फ्रांस से, फ्रांस का यूरोप से, सॉरी पुर्तगाल से। देखिए ये सब आपस में नीदरलैंड से कंपटीशन वगैरह हुआ करता था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इकोनॉमिक, न्यू रिसोर्सेज मिलेंगे, मार्केट्स मिलेंगी और ट्रेड रूट्स मिलेंगे। रिलीजियस क्या था? क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना। साइंटिफिक क्या था? अननोन लैंड को जानना, सबसे डिमोनाइज्ड, मतलब सबसे कम, यही इनका मोटो था। बाकी ये 3 मेजर मोटिव थे इनके, ठीक। फॉल्स क्लेम क्या थी? कहते थे हम लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, हम आप पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपको सिविलाइज कर रहे हैं। आप सैवेज हो, प्रिमिटिव हो, बार्बरिक, असभ्य, पुराने और क्रूएल हो, ठीक है। अब यूरोपियन इंडिया में बात करें, सबसे पहले आते हैं हमारे पोर्तुगीज में कैसे आया सबसे पहले? क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में सी रूट इंडिया का खोजता है। एक्शन क्या कि उन्होंने गोवा को इन्होंने कंट्रोल किया 1510 में, ठीक। गोवा कंट्रोल किया, अपने मालाबार कोस्ट और कोरामंडल कोस्ट को ये कब्जा करते हैं। फिर वहां पे क्या कहते हैं, जब इनके पास पूरे इंडियन की कोस्ट आ जाते तो फिर ये एक इंडियन सी, जो अरेबियन सी थी, इंडियन ओशन थी, उस पर जितनी भी शिप्स ट्रैवल करेंगी, उस पर उन्होंने टैक्स लगाया, करताज टैक्स में क्या था कि आपको एक परमिट खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपकी शिप डुबा दी जाएगी। और रिलीजियस, जैसे हमने कहा था, रिलीजियस भी एक मोटिव था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, गोवा में इंक्विजिशन खोल दिया, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम और बहुत सारी चीज़ों को, टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय किया जाता था और कन्वर्सेशन को फोर्स किया जाता था। इनको रेजिस्टेंस किससे मिला? रानी अब्बका फर्स्ट एंड सेकंड। वो जो सेकंड है वो फर्स्ट की डॉटर है, GHTR डॉटर है, सेकंड फर्स्ट की, ठीक है। रानी अब्बका फर्स्ट सेकंड की मदर है। इन्होंने बहुत सारे पुर्तगीज अटेम्प्ट को फंडेड किया, हरा दिया, जो उलाल पे कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक। बात करते हैं डच की। डच थे फोकस थे वो स्पाइस स्टेट में, लेकिन कोई इंडिया में कॉलोनी बनाने का कुछ खास सपना नहीं था। इन्होंने गोवा से हटा दिया था, सॉरी पुडुचेरी से इन्होंने पोर्तुगीज को हटा दिया था। लेकिन इनका डिक्लाइन कब चालू होता है? इन्होंने चालू किया पोर्तुगीज का डिक्लाइन, लेकिन इनका डिक्लाइन चालू किया था किंग ऑफ त्रावणकोर मार्तंड वर्मा ने, बैटल ऑफ कोलाचिल 1741, ठीक है। ये आपको एक फोटो में, आपकी बुक की फोटो में ये दिया गया था कि डिपिक्शन था डच फोर्सेस का मार्तंड वर्मा को सरेंडर करते हुए, और ये एक रेयर इंसिडेंट है, ठीक। बात करते हैं दी फ्रेंच की। फ्रेंच का सबसे पहला ट्रेडिंग पोर्ट बनाते हैं वो लोग सूरत पे, जो गुजरात में है, नीचे साइड आपको पता होगी इसकी जगह, जैसे गुजरात ये है हमारा, तो ऐसे बनता है, तो यहाँ पे सूरत कहीं आपका, यही कहीं पे सूरत आपका रहता है, ठीक। ये अब इनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, ये तो हमारे उसमें भी दिया हुआ टाइमलाइन में। हाँ, इनकी स्ट्रेटजीज क्या थी? गवर्नर डुप्ले
ये इंडियन सिपाहीज को, इंडियन सिपाही को लोग सिपाही करते थे, उसको इन्होंने ट्रेन किया। और ये डायरेक्टली रूल नहीं करते थे कि जैसे इनको तो पता नहीं है कि यहाँ का जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या चाहते हैं, तो ये पपेट रूलर्स के थ्रू रूल करते थे। पपेट रूलर्स क्या था, अपना समर्थन दे किसी को बनाना था, फिर वो आपकी बात मानेगा। बात करते हैं कार्नेटिक वॉर की, तो इसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलते हैं। कार्नेटिक वॉर में जैसे पहले जब स्टार्टिंग हो तो मद्रास को, जैसे डुप्ले के अंदर 1748 में इन्होंने मद्रास को कैप्चर किया, लेकिन एट द एंड डुप्ले, जब हमने कहा था डुप्ले 1742 से और 1742 से 1754 तक ही गवर्नर जनरल था। तो 1748 में इन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था, लेकिन अंत में ये अपना ग्राउंड हार ही जाते हैं ब्रिटेन को 1763 का जो थर्ड बैटल होता है उसमें। बात करते हैं कल्चरल इम्पैक्ट की, तो ये ज़्यादातर इंटरफियर नहीं किया करते थे इंडियन की कल्चर पे, लेकिन एक रेयर इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, 1748 का इंसिडेंट ये था, 1748 में ही हुआ क्या था कि पौंडुचेरी में ज्यूसिस्ट थे, प्राइस थे, और डुप्ले की जो खुद की बीवी थी, उनके कहने पे उन्होंने वेदापुरीश्वरम टेम्पल था पौंडीचेरी में, उसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके अलावा और कोई इनका इन्फ्लुएंस नहीं है कल्चर पे। अब आते हैं दी ब्रिटिश। ब्रिटिश सबसे पहले चीज क्या थी, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। आते हैं ट्रेडर की तरह, पोस्ट सेट करते हैं और धीमे धीमे, मतलब ये स्ट्रेटेजिकली और आराम आराम से अपने कदम रखते हैं कि इनकी जो एम्बिशंस थी वो कंसील रहती हैं, छुपी रहती हैं। ठीक, इनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, 3 मेन स्ट्रेटजी पे इन्होंने काम किया था। पहला था डिवाइड एंड रूल, 2 राजाओं के बीच में जो राइवलरी है उसको एक्सप्लॉइट करो और उसी को लड़ा के तुम बन जाओ। इसका इंटेंस है बैटल ऑफ प्लासी। इसमें क्या हुआ था, इसमें नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल थे, आपकी बुक में नाम दिया है सिराजुद्दौला। इनके थे जनरल थे इनके मीर जाफर। तो अब जो सिराजुद्दौला थे यंग नवाब थे, अभी अभी बने थे, तो मीर जाफर उनसे खुश नहीं थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का जब सिराजुद्दौला से झगड़ा होता है तो फिर वो जाते हैं मीर जाफर के पास, कहते हैं कि हम सिराजुद्दौला से लड़ेंगे, लेकिन बदले में आपको क्या करना है, आपको लेकिन आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। मीर जाफर वैसे भी खुश नहीं थे सिराजुद्दौला से, तो उसको लगा बंगाल का नवाब भी बन जाऊंगा, सिराजुद्दौला का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो ब्रिटिश के साथ मिल जाता है और जो नवाब था वो हार जाता है, भले ही ब्रिटिश बहुत कम संख्या में थे। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश एक आर्मी कैसे रख रहे थे, वो तो ट्रेडर्स थे। तो रॉयल चार्टर, मैंने ऊपर लिख रखा था, रॉयल चार्टर वो लेके आए थे क्वीन एलिजाबेथ से। रॉयल चार्टर के अंडर में क्या था कि वो एक छोटी सी आर्मी रख सकते हैं अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, तो उसी प्रोटेक्शन की आर्मी की हेल्प से उन्होंने मीर जाफर को अपनी तरफ लिया, और वही आर्मी एक्स्ट्रा हो गई किसके ऊपर, नवाब ऑफ बंगाल के ऊपर। बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, इनकी सेकंड पॉलिसी थी, जिसमें भी मेल हेयर नहीं होगा, नेचुरल मेल हेयर नहीं होगा, उसको एनेक्स कर लेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे। ये इंडियन ट्रेडिशंस को भी डिसरिगार्ड कर रहा था, जिसमें झांसी की रानी भी आपको इसी में आता है, सतारा भी इसी में आता है। ठीक है, बहुत सारे किंगडम है। बात करते हैं सब्सिडरी अलायंसेस की, इसमें सबसे पहले हैदराबाद गया था, आपको बताते हैं सबसे पहले हैदराबाद गया था इसमें। बाकी हाँ, इसमें क्या था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट आपके वहां पे बैठेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको करेगा क्या, वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर से बचाएगा, झगड़ों से बचाएगा। लेकिन इसके बदले आपको भी तो कुछ करना होगा, हम आपको फ्री में थोड़ी बचाएंगे। इनको क्या करना पड़ता था, इनको ब्रिटिश की ट्रूप मेंटेन करनी पड़ती थी, मतलब अपनी आर्मी नहीं, आपको ब्रिटिश की आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, और ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक,
इससे क्या था कि सारी रियल पावर वो ब्रिटिश को दे देते थे, ब्रिटेन को दे देते थे, लेकिन रूलर्स के ही पैसे से अपना सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते। तो ये एक एम्पायर ऑन द चीप एक इसे बोलते हैं जो इन्होंने किया था। बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल की। तो इम्पैक्ट में सबसे पहला इम्पैक्ट था डिवास्टेटिंग फेमाइन्स। सबसे पहली फेमाइन आई थी बंगाल की, फर्स्ट फेमाइन थी 1770 से 1772 तक। हार्श टैक्स पॉलिसीज लेड टू क्रॉप फेलियर। मतलब बहुत देखो क्या हुआ था कि 1770 1772 में क्रॉप फेलियर हो जाता है। इसी बीच में इन्होंने अपना टैक्स भी बढ़ा दिया। अब इससे क्या होता है, इतने हार्श टैक्स था, उसको करने का तरीका ब्रूटल था, इसलिए इस फेमाइन में 10 मिलियन मतलब करीब 1 करोड़ लोग भूख से मर गए तड़प तड़प के। फिर एक आती है ग्रेट फेमाइन 1876 से 1878 तक। इसमें कम से कम 80 लाख लोग भूख से मर गए, डेक्कन प्लेटू में आई थी। ठीक, और आप देख सकते हैं एक फोटो आपको दिख रही होगी नीचे, ये वाली फोटो दिख रही है। तो इस फोटो में क्या है, तो कि स्टारवेशन हो रहा था ना, डिस्पाइट ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ग्रेन को एक्सपोर्ट कर रहे थे। कहाँ के लिए? ग्रेन्स बैग ऑन मद्रास बीच रेडी फॉर एक्सपोर्ट व्हाइल पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। ठीक, British policies like high taxes and free market worsened famine with minimal relief efforts. तो एक थे हमारे लॉर्ड लाइटन। कौन थे? लॉर्ड लाइटन। ठीक, इन्होंने क्या स्पीच दिया कि हमारा जो मार्केट है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई सहयोग नहीं करेगी मार्केट प्राइस को कम करने में, लॉर्ड लाइटन। और इन्होंने उसी टाइम पे क्या किया, 68,000 ब्रिटिश ऑफिशियल्स और कुछ इंडियन रूलर्स की फीस्ट इन्होंने बुलवाई इसी फेमाइन के टाइम पे दिल्ली में। मतलब एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं और आपकी फीस्ट वगैरह चल रही है। ठीक, ये हालत थी इस समय ब्रिटिश अत्याचारों की। बात करते हैं ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ की। तो इंडिया के वेल्थ को भी ड्रेन किया था ब्रिटिशर्स ने। कैसे? बिलियंस ऑफ पाउंड्स फ्रॉम इंडिया थ्रू टैक्सेस, ट्रेड कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। एस्टिमेट सजेस्ट 45 ट्रिलियन इन टुडे, मतलब अभी के समय 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, समझ रहे हो? 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर वो वहां से लेके गए 1765 से 1938 तक। मतलब ये 12 साल तो इसमें ऐड ही नहीं किए गए। उन 12 साल में तो लूटपाट की ही होगी उन्होंने, कुछ कम से कम 100 बिलियन जो लोग इतना चोर है, 100 बिलियन चुरा ही लिया होगा। तो वही कह रहा हूँ, मतलब इन्होंने इतने से समय 45 ट्रिलियन डॉलर का इंडिया से चोरी किया और ब्रिटेन ले गए। ब्रिटेन में क्या किया, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन पैसों से फंड किया। ये एस्टिमेट उषा पटनायक के द्वारा किया गया है। इंडिया वेल्थ वॉज यूज टू बिल्ड रेलवेज, टेलीग्राफ एंड सपोर्ट ब्रिटिश फोर्स, लिविंग इंडिया इम्पोवेस्ट। मतलब ये रेलवे बनाते थे, टेलीग्राफ बनाते थे। और रेलवे और टेलीग्राफ क्यों बनाते थे? अपने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को इजी करने के लिए। इसलिए इंडिया को पुअर्टी की तरफ या फिर डिक्लाइन की तरफ लेते हुए गया। अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। क्या था? इंडस्ट्री थी कॉटन, सिल्क, ये सब अपने रिनाउंड थी बट रूइंड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज। क्या किया था ब्रिटिश ने? Heavy taxes on Indian textiles exported to Britain, forced import of Britain goods with low tariffs. Artisans became poor and India's GDP share dropped from 25% to 5% by independence. तो इन्होंने किया क्या? हैवी टैक्स, जैसे अब मान लीजिए भारत में पहली बात तो यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। कहाँ? ब्रिटेन में। तो मान लीजिए एक कॉटन का शर्ट इंडिया में बन रहा है 10 रुपए का, और वही कॉटन शर्ट ब्रिटेन बनेगा 7 रुपए का इंडस्ट्री से। चलिए 7 नहीं 8 मान लेते हैं, 8 रुपए का। ठीक, अब वही जब शर्ट पे हैवी टैक्स लगाएं तो 20 रुपए का इंडिया में हो जाएगा, और इस पे कम टैक्स लगाएंगे तो ये 12 ही रुपए का होगा। ठीक, तो आप बताइए आप कौन सा शर्ट लोगे? आप 12 वाला लोगे, 20 वाला तो लोगे नहीं महंगा खर्च करने के लिए, क्योंकि दोनों शर्ट कॉटन का ही है आफ्टर ऑल। ठीक, तो इसीलिए इंडिया की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी उनका डिक्लाइन चालू हुआ। और
ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक बयान भी दिया था कि जब बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द लैंड्स ऑफ इंडिया, ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल का बयान था कि जो कॉटन वीवर्स है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। इससे जो जीडीपी है वो 25 से 5% होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। बात करते हैं डिसमेंटलिंग गवर्नेंस। ये क्या करते हैं? विलेज काउंसिल्स एंड रीजनल किंगडम्स वर रिप्लेस्ड बाय सेंट्रलाइज्ड विलेज ब्यूरोक्रेसी फोकस्ड ऑन टैक्स कलेक्शन. British laws ignored Indian customs, making justice expensive and inaccessible. इन्होंने क्या किया? विलेज काउंसिल को तोड़ मरोड़ दिया, इससे इनका टैक्स कलेक्शन आसान हो सके। इन्होंने इंडियन कस्टम को भूल गए और एक एक्सपेंसिव और इनएक्सेसिबल जस्टिस सिस्टम और टाइम कंज्यूमिंग जस्टिस सिस्टम बना के हमारे सामने रख दिया। एजुकेशन चेंजेस, एजुकेशन उसमें क्या करते हैं? ट्रेडिशनल स्कूल्स थे वो पाठशाला मद्रासा इनको रिप्लेस कर दिएगा। कब? मैकॉलेज मिनट 1835 में मैकॉलेज मिनट जो आया था, जो कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रिफर करता था। ठीक, मैकॉले ने ये भी कहा था कि उसको ना संस्कृत आती है ना अरेबिक, फिर भी जितने भी अरेबिक स्कॉलर यूरोप आए हैं उनको यूरोप का सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं जानता हूँ कि यूरोप का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है। गोल क्या था? Create Indians who were English in taste, opinions, morals and intellect to serve British interest. Resulted in cultural divide between English educated elites and the masses. मतलब इससे cultural divide और बढ़ा, divide and rule policy और promote हुई। बात करते हैं economic transformation की। क्या? India became a supplier of raw materials for British industries and a market for British goods. इंडिया क्या बना? एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना और एक इंडस्ट्री का एक मार्केट बना, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का एक मार्केट बना वो। ठीक, मतलब यहीं से लेके जाते सामान, वहां पे मैन्युफैक्चर करते, फिर इंडिया में लाके सामान बेच देते। रेलवेज टेलीग्राफ बनाए गए, लेकिन विद इंडियन टैक्सेस सर्व ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड मिलिट्री नीड्स नॉट लोकल वेलफेयर। मतलब इससे इंडिया को अनइंटेंडेड बेनिफिट भी हुआ। बात करते हैं अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की। इसमें बात करेंगे सन्यासी फकीर रेबिलियन। हिंदू मुस्लिम एसेटिक्स इन बंगाल रेजिस्टेड ब्रिटिश टैक्स एंड लैंड पॉलिसीज। क्यों रेट किया? क्योंकि ये लोग क्या थे? पिलग्रिमेज करते थे, धर्म की बातें करते थे घूम घूम के, लेकिन इस जो ब्रिटिश की हैवी टैक्सेशन पॉलिसीज थी, जो दिक्कतें थी, उनसे इनको घूमने में मतलब अपना काम करने में समस्या आई, तो इससे इनको बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ट्रेजरीज को अटैक किया, लेकिन बहुत ब्रूटली इनको सप्रेस किया गया ब्रिटिश के द्वारा। इंस्पायर्ड द नोबल आनंद मठ एंड द सॉन्ग वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र मैं लिख दे रहा हूँ, चट्टोपाध्याय लिख लेना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइबल की। तो दो ट्राइबल रेबेलियन भी हमें देखने को मिली इसी टाइम पे, क्योंकि जब फॉरेस्ट एक्ट से जब फॉरेस्ट को उनसे लोग, तो फॉरेस्ट उनके लौता घर था, तो इसलिए वो रेबल करेंगे। जैसे कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग में क्या था? इन छोटा नागपुर ट्राइब्स फॉट अगेंस्ट लैंड पॉलिसीज फेवरिंग आउटसाइडर्स। ठीक, 1881 से 1831 से 32 में इन्होंने रेबल किया था। क्यों? क्योंकि ये जो लैंड पॉलिसीज बनाई थी इन्होंने आउटसाइडर्स को फेवर करती हुई। मतलब आप देख रहे हैं रेबल कब हुआ था? 1857 में, जो हमारा ग्रेट रेबेलियन हुआ था। उससे पहले ये सब रेबल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पॉलिसीज को हार्श पे हार्श कर रहे हैं, इसलिए हमारा अंत में ग्रेट रेबेलियन भी होगा। संथाल रेबेलियन देखिए बहुत पास समय पे हुआ 1857 के, 1855 से 1856 तक, लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ओके, कान्हू मुर्मू। संथाल रेजिस्टेड लैंड लॉस ब्रूटली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। अच्छा, ब्रूटली क्यों सप्रेस कर रहे हैं लोग? जिससे और कोई करने की सोचे ना, कि अब हम भी, जिससे डर जाए और लोग। अब बात करते हैं इंडिगो रिवोल्ट की। ये हमारे ग्रेट रेबेलियन के बाद होता है। जब ब्रिटिश राज आ जाता है तो ब्रिटिश को कपड़े बनाने के लिए चाहिए थी इंडिगो। कंपनी का कपड़े से इतना मतलब नहीं था कंपनी के व्यापार का, तो अब ब्रिटिश को इंडिगो चाहिए था, इसलिए वो पीजेंट्स को इंडिगो बनाने पे फोर्स करता है। बंगाल पीजेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय यूरोपियन प्लांटर्स सपोर्टेड बाय एजुकेटेड बंगालीज लीडिंग टू सम रिफॉर्म्स। कुछ रिफॉर्म्स हुए इसकी वजह से। ठीक, अब हम बात करेंगे द ग्रेट
रेबेलियन ऑफ 1857 की। बात करते मेजर रीजन क्या था इसका, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि ये तो एक था कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से हमारे बहुत सारे किंगडम है, जैसे झांसी, सतारा, ये सब किंगडम्स जो है महाराष्ट्र के पास सतारा, ये सब किंगडम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। और एक क्या था, एक रूमर था कि जो राइफल की कार्ट्रिजेस हैं were greased with cow and pig fat, offending Muslims and Hindu and Muslim sepoys religious sensibilities। तो sepoys की religious sensibility को offend कर रहा था, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया एक रेबेलियन। रेबेलियन को हम क्या बोलते हैं, सेपोय म्यूटिनी भी बोलते हैं। इट वॉज अ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ये एक वाइड स्प्रेड रिवोल्ट था। तो इसी कॉजेज हमने बताया आपको, मेजर रीजन्स, कॉजेज। बात करते हैं की इवेंट्स की, हुआ क्या क्या। स्टार्टेड इन मेरठ, स्प्रेड टू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। लीडर्स लाइक मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल रजिस्टर्ड। बट इसका रिस्पॉन्स क्या था इसके ऊपर, ब्रूटल सप्रेशन विथ मैसेकर्स एंड विलेज डिस्ट्रक्शन। आउटकम, अब हुआ क्या इससे, फेल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिफाइड कमांड। मतलब जो यूनिफाइड कमांड, मतलब इनका जो एक लीडर था वो यूनिफाइड नहीं था, एक सिंगल लीडर नहीं था। इससे क्या हुआ, आपस में कोई तालमेल नहीं था इस पूरे देश, मतलब पूरे भारत के लोग तो आए लेकिन एक तालमेल में नहीं आ पाए। हाँ, लेकिन इसने फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश क्राउन है, क्योंकि उसने हेल्प किया था, क्योंकि एलिजाबेथ ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है 1858 से, और इंडिपेंडेंस तक 60% ऑफ इंडिया पे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा था, और 40% ऑफ इंडिया पे पपेट रूलर के थ्रू वो रूल कर रहा था, जिसमें त्रावणकोर भी आता है। बात करते हैं लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म के, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, गिनाने भी नहीं पड़ेंगे, गिनाते गिनाते एक और वीडियो बन जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन, फेमाइन, पॉवर्टी, डिवास्टेटेड इंडिया, ये सब उन्होंने किया है। कल्चरल हेरिटेज वाज सोल्ड इन स्टेटस मैन्युस्क्रिप्ट्स सेंट टू यूरोपियन म्यूजियम्स। मतलब पहले जो हमारा कल्चर था उसको तक उन्होंने चुरा के यूरोप में भेज दिया, उसको म्यूजियम्स में लगाया। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन इंडस्ट्री वर डिसमेंटल, डिस्ट्रॉयड, खत्म कर दिया। अनइंटेंडेड बेनिफिट क्या था, ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेड इंडिया जियोग्राफी, एथनिक ग्रुप्स एंड मॉन्यूमेंट स्टार्टिंग आर्कियोलॉजी। और सेकंड ने ट्रांसलेट किया, इन्फ्लुएंस किया यूरोपियन कल्चर को। और इंडियन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने मॉडिफाई किया रेलवेज, एक सेकंड सॉरी, रेलवेज और टेलीग्राफ के थ्रू इन्होंने क्या किया, इंडियन को मॉडिफाई किया। कल्चर चेंज क्या था, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट ने वेस्टर्न फिलोसफर्स को वो किया, थोड़ा इम्पैक्ट किया, और कल्चर इन्फ्लुएंस दिखाया दोनों तरफ। ठीक, बात करते हैं कुछ की फिगर्स की। सबसे पहले रानी अबक्का, हमने पढ़ा था, रजिस्टर्ड पोर्टुगीज कंट्रोल इन उलाल, पढ़ा था, इनकी फोटो है। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई लेड झांसी रेजिस्टेंस इन 1857, नोन फॉर ब्रेवरी, उनकी फोटो, मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल डिफेंडेड लखनऊ ड्यूरिंग द 1857 रेवलियन में, उन्होंने लखनऊ को डिफेंड किया था, बेगम हजरत महल। और दादा भाई नौरोजी और रोमेश चंद्र डट ने क्या था, ब्रिटेन की वेल्थ को ड्रेन को इन्होंने बताया था, डॉक्यूमेंट इंडिया इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन राइटिंग। इन दोनों ने कहा कि इनको अक्सर हम लोग को पता ही नहीं था कि हम चोरी किए जाए, तो उन्होंने बताया कि आपको लूटा जा रहा है। ठीक है, इनकी बुक का नाम था दादा भाई नौरोजी की अन ब्रिटिश रूल। ठीक, अब एक ये फोटो है आपकी बुक, द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया, ये फोटो का नाम है, ये वो फोटो है। इस फोटो का हमने इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, इस फोटो को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपकी बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया क्या है, ये लायन के साथ पावर सिंबलाइज कर रही है, और ये सिंबल है ब्रिटेन का, सिंबल ऑफ ब्रिटेन। और आप देख सकते हैं कि जितने भी फिगर्स हैं इसमें, उसमें सबसे टॉप पे इन्हीं को बनाया गया है, इनकी पावर सबसे ज्यादा दिखाने के लिए, ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को। ठीक, कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल थे। और हमें देख रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवल पावर, उधर बैग में जो शिप है आपको, वो आपको दिखाना चाह रही है। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है, इंडिया जो है ब्रिटानिया को क्या दे रहा है, पर्ल्स दे रहा है, ज्वेल्स दे रहा है।
लंदन, अच्छा ये लायन भी है साथ में दिखाने के लिए पावर को, ब्रिटेन की, ब्रिटानिया और लायन के थ्रू। और सबसे ऊपर भी वही चीज बताए, सबसे टॉप पे हम है। ओल्ड फादर थेम्स है ये लंदन को सिंबलाइज करते हुए। ठीक, ये चाइना है जो एक प्रीशियस जार ऑफर कर रहा है। पीछे आपको हाथी जैसे एनिमल्स दिखेंगे इंडिया से। और ये दो डार्क फिगर है आपको इस फोटो में आप दिख रही है, दो तो डार्क फिगर्स हैं। ये शायद इंडियंस हैं क्योंकि ये बेल्स ऑफ कॉटन को ऑफर कर रहे हैं। ठीक, ये शायद क्योंकि इंडिया में ही कॉटन बहुत फेमस था। तो ऐसे चलता है इंडिया पर। तो ये पेंटिंग बनवाई थी एलिजाबेथ ने। ठीक, तो ये हम उसे एक सेंस बना रहे थे, तो बस